हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम इस चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनजातियाँ जो यूनिट 10 है एमपीपीएससी में, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हम पहले 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा चौथा लेक्चर होगा जिसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। ठीक है, चलिए। यदि आपने वो पहले 3 वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं चैनल में, अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल की जो है लिंक मिलेगी, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें पीडीएफ आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसके पश्चात आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों। सबसे पहले हम देखेंगे मैप के माध्यम से कौन सी जनजाति किस स्थान पर है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न जनजाति किस जिले पे या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम शहरीय जनजाति जो कि उत्तरी मध्य प्रदेश में निवास करती है। इसके प्रमुख जिले हैं श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी। क्या हैं? श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी इसके प्रमुख जिले हैं। फिर देखते हैं खैरवार। जो खैरवार जनजाति है यह पन्ना और छतरपुर वाले जिलों में पाई जाती है। कहाँ? पन्ना और छतरपुर वाले जिलों में खैरवार। और शहरीय जनजाति हमने देखा शिवपुरी, ग्वालियर और श्योपुर। उसके पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलती है कोल जनजाति। तो कोल जनजाति कहाँ मिलती है? सीधी और शहडोल जिलों में कोल जनजाति पाई जाती है। उसके पश्चात देखें तो सौर जनजाति है कैमूर पर्वत की पहाड़ियों के समीप में सौर जनजाति निवास करती है। फिर बीचों बीच में हम देखते हैं यहाँ पाई जाती है पारधी जनजाति। रायसेन वाले जिलों के आसपास पाई जाती है पारधी जनजाति। उसके बाद ये है बैगा जनजाति, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से पर पाई जाती है। इसके प्रमुख जिले हैं मंडला, डिंडोरी, बालाघाट आदि। फिर जब हम इस साइड देखते हैं पश्चिमी साइड में प्रमुख जनजाति पाई जाती है भील, और उसकी सबसे बड़ी उपजनजाति कौन सी है? भिलाला। वो भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। जब भील की हम बात करते हैं तो भील, धार, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब दक्षिणी जनजातियों को देख लेते हैं। दक्षिणी जनजातियों में कौन सी? सबसे पहले कोरकू जनजाति खंडवा और बैतूल जिलों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? खंडवा और बैतूल जिलों में कोरकू जनजाति पाई जाती है। फिर आगे देखें तो भारिया जनजाति क्या है? ये भारिया जनजाति जो है पातालकोट, छिंदवाड़ा में पाई जाती है। छिंदवाड़ा के पातालकोट में। और इसके लिए जो छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील है वो बहुत फेमस है भारिया जनजाति के लिए। चलिए, ये हमने मैप से देखा कि कौन सी जनजाति किस स्थान पर है। ठीक है, आप ऐसा मैप बना लेंगे नोट्स के पास, और यदि आपके पास बुक है तो आप उसमें हाईलाइट कर लेंगे। चलिए, ये हमने देखा था पिछली बार कि मध्य प्रदेश में निवास करती हैं देश की सर्वाधिक जनजातियाँ संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में निवास करती हैं, ये आप जानते ही हैं। चलिए, अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में आगे क्या दिया हुआ है। प्रमुख जनजातियों की जब हम बात करते हैं तो प्रमुख सबसे बड़ी 4 जनजातियाँ कौन सी हैं? सबसे बड़ी जनजातियाँ मध्य प्रदेश की है भील, प्रमुख रूप से है। उसके पश्चात गोंड, कोल और कोरकू। फिर 5वें नंबर में आती है हमारी सहरिया। ठीक है, जब अत्यंत पिछड़ी जनजातियों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 3 जनजातियों को अत्यंत पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। इनमें है बैगा, भारिया और सहरिया। ठीक है, इसकी ये दोस्तों बहुत परेशान करती हैं कि अत्यंत पिछड़ी जनजातियाँ कौन सी हैं। तो हम इससे ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कि हम बैग भर के शहर जाएंगे। ठीक है, जब हम शहर जाना होता है तो हम गांव से बैग भर भर के शहर जाते हैं। ठीक है, बैगा, भारिया और सहरिया। चलिए, अब आप नहीं बोलेंगे। फिर अन्य जनजातियों की जब हम बात करते हैं प्रमुख रूप से तो ये हैं पारधी, पनिका, उराव और मुड़िया। तो कुल मिलाकर कुछ ये जनजातियां हैं जिनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना होगा, तब हमारे परीक्षा की दृष्टि से अच्छा महसूस हम करेंगे कि हमने जनजातियों के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर ली है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भील जनजाति के बारे में
हम रूपरेखा देख लेते हैं कि भील जनजाति के बारे में क्या बातें दी गई हैं। तो भील जनजाति में हम सबसे पहले बात करेंगे उसके सामान्य परिचय की। भील जनजाति के सामान्य परिचय में देखते हैं कि क्या तथ्य दिए गए हैं। उसके पश्चात बात करेंगे उसकी भौगोलिक स्थिति, किस स्थान पर वो निवास करती है, कौन से वो ज़िले हैं, क्या उसकी परसेंटेज हैं। फिर बात करेंगे भील जनजाति की उपजातियों की। उसके पश्चात भील जनजाति की सामाजिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति। इन स्थितियों के बाद हम चलेंगे अपनी अगली जनजाति की ओर। तो जैसा कि दोस्तों आपको ये मध्य प्रदेश का मैप नज़र आ रहा है, इसके लगभग पश्चिमी हिस्से, ठीक है, एग्जैक्ट यदि बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में भील जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र पाया जाता है, जैसा कि आपको मैप में नज़र आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं भील जनजाति के सामान्य परिचय के बारे में। भील जनजाति का सामान्य परिचय क्या है, आइए देखते हैं। भील शब्द का सर्वप्राचीन उल्लेख सरित सागर ग्रंथ में मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों? भील शब्द का सर्वप्राचीन उल्लेख जो है सरित सागर ग्रंथ में मिलता है। भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील शब्द से बना है। जो भील शब्द है वह द्रविड़ भाषा की बील शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाता है धनुष, ठीक है। भारत और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। पूरे भारत की और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। दोस्तों ये जो लाइन दी हुई है इसमें बहुत कंट्रोवर्सी होती है। कभी ये कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और कभी यहाँ बोल दिया जा रहा है कि भील है, ठीक है। लेकिन आप इतना याद रखेंगे कि ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर को टिक करना है। इतिहासकार कर्नल टॉड ने भीलों को बनपुत्र एवं इतिहासकार टॉलमी ने तीरंदाज कहा है। कर्नल टॉड ने क्या कहा है? बनपुत्र कहा है, और इतिहासकार टॉलमी ने तीरंदाज कहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या लगभग 59,93,000 है, ठीक है। 59,93,000 है, लगभग 59,93,847 है आई थिंक, ठीक है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 39% है। कितना है? अनुसूचित जनजाति का 39, एग्जैक्ट आप लिखना चाहें तो 38.089%, ठीक है। तो जब ये 09 बन जाता है तो इसको 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे भील जनजाति के भौगोलिक विस्तार की। किसकी? भौगोलिक विस्तार की जब हम बात करते हैं तो यह पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा एवं निमाड़ क्षेत्र में विस्तृत है। कौन से क्षेत्र हैं? मध्य प्रदेश का पश्चिमी एरिया, मालवा क्षेत्र और निमाड़ क्षेत्र विस्तृत रूप से यहाँ पाई जाती है। भील जनजाति के बाहुल्य जिलों की यदि बात करें हम तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी और रतलाम हैं। इन जिलों पर प्रमुख रूप से भील जनजाति पाई जाती है। भील जनजाति राजस्थान के कुंभलगढ़, कहाँ है दोस्तों? कुंभलगढ़ क्षेत्र के ढोल नामक स्थान को अपना मूल स्थान मानती है, ठीक है। तो आप क्या याद रखेंगे? कुंभलगढ़ दोस्तों, कुशलगढ़ नहीं है, ठीक है। यहाँ हम मिस्टेक कर देते हैं। आगे देखते हैं। जब हम भील जनजाति की उप जनजातियों की बात करते हैं तो इसकी उपजातियाँ क्या कौन कौन सी हैं? जैसे पहली है पटालिया, बरेला, भिलाला, उजला, तड़वी, रथियास, राठ। इनकी क्या हुई? उपजातियाँ हुई। भिलाला इनकी सबसे बड़ी उपजाति है। क्या है? भिलाला सबसे बड़ी उपजाति मानी जाती है भील की। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। औरंगजेब के समय कुछ भीलों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। क्या अपनाया था? इस्लाम धर्म अपना लिया था, जिन्हें तड़वी भील के नाम से जाना जाता है। तो तड़वी भील कौन थे? जिन्होंने औरंगजेब के समय इस्लाम धर्म को अपना लिया था, उनको तड़वी भील कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब इनकी सामाजिक स्थिति के बारे में देखते हैं क्या डिटेलिंग दी हुई है।
सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए पटेल, तड़बी, डाहला, पुजारा और बड़वा गांव के मुख्य सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। इनमें देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पटेल की। पटेल कौन होता है? गांव का अति विशिष्ट या सम्मानीय व्यक्ति पटेल कहलाता है। तड़बी की जब हम बात करते हैं, ये तड़बी कौन होता है? ये पटेल का सहायक हो जाएगा। डाहला, डाहला कौन है? गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति हो जाता है डाहला। फिर हम बात करते हैं पुजारा की। गांव में धार्मिक आयोजन करने वाला व्यक्ति पुजारा कहलाता है। अब बात करेंगे हम आगे कुछ शब्दों की, जैसे एक है बड़वा। गांव में तंत्र मंत्र और जड़ी बूटी से इलाज करने वाला व्यक्ति जो है क्या कहलाता है? बड़वा कहलाता है। ठीक है। आगे कोटवार। गांव का चौकीदार, संदेशवाहक या हराकरा होता है जिसकी नियुक्ति पटेल करता है। कोटवार गांव का चौकीदार, संदेशवाहक या हराकरा होता है जिसकी नियुक्ति कौन करता है? पटेल करता है। अब बात करते हैं वारती की। वारती क्या है? सामूहिक भोज के अवसर पर वितरण की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति वारती कहलाता है। सामूहिक भोज के अवसर पर वितरण की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वारती कहलाता है। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे शब्द हैं, आप इनको लिखकर बार बार रिवीजन करेंगे तब ये याद होंगे कि कोटवार क्या होता है, वारती क्या होता है, बड़वा क्या होता है, गमेती क्या होता है। ठीक है, नहीं तो हम इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और सारे ऑप्शन हमको एक ही नज़र आते हैं। भीलों में दहेज प्रथा को दापा प्रथा भी कहा जाता है। जो भील हैं उसमें दहेज प्रथा होती है। दहेज प्रथा को दापा प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, जिसको समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया गया था। ठीक है, अक्टूबर 2016 को ये आगे हम देखेंगे कब चलाया गया था। ठीक है। भील जनजाति में लगभग 71 गोत्र पाए जाते हैं। भील जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? 71 गोत्र पाए जाते हैं दोस्तों। सांता प्रथा जन्म संस्कार से संबंधित है। सांता प्रथा जन्म संस्कार से संबंधित है। आप याद रखेंगे, जो सांता प्रथा है किस जनजाति से संबंधित है? सबसे पहले तो ये भील जनजाति से संबंधित है और इसका संबंध जो है जन्म संस्कार से संबंधित है। गातला एक मृतक संस्कार है। जो गातला है एक मृतक संस्कार है। ठीक है, गातला क्या है? एक मृतक संस्कार है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब भील जनजाति की धार्मिक स्थिति के बारे में देखते हैं। इनके प्रमुख देवता हैं। भील जनजाति के प्रमुख देवताओं में बात करें तो राजा पंथा, भीलट देव, बाप देव, खेड़ोमाई, गलदेव, कोहास देव और पिठोरा देव, ये इनके देवता हैं दोस्तों। ठीक है। भील जनजाति के लोग स्वयं को महादेव का वंशज मानते हैं। ये आप याद रखेंगे कि महादेव के वंशज किन्हें कहा जाता है, या अपने आप को महादेव के वंशज कौन मानते हैं? ये भील जनजाति के लोग स्वयं को महादेव के वंशज मानते हैं। जब हम बात करते हैं भील जनजाति की आर्थिक स्थिति की, तो इनकी झूम कृषि चिमाता कहलाती है। इनकी झूम कृषि चिमाता कृषि के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? चिमाता कृषि। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भील की प्रमुख कला पंजादरी है। जो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भील हैं उनकी प्रमुख कला क्या है? पंजादरी है, जिसे भौगोलिक संकेतक के रूप में शामिल करना प्रस्तावित है। पंजादरी को जीआई टैग देने के लिए प्रस्तावित किया गया है दोस्तों। देखते हैं आगे इसको जीआई टैग किस दिन प्राप्त होता है। नीमच के नंदना प्रिंट के कपड़े का भील जनजाति अधिक प्रयोग करती है। नीमच के नंदना प्रिंट के कपड़े का भील जनजाति अत्यधिक रूप से प्रयोग करती है। अनाज रखने के लिए बांस से बनी कोठी है जिसे कनगी कहा जाता है। भील जनजाति अनाज रखने के लिए किसका प्रयोग करती है? कोठी का प्रयोग करते हैं जिसे कनगी कहा जाता है। और ये बनती किससे है? बांस से ये बनाई जाती है। फिर देख लेते हैं सांस्कृतिक स्थिति। भील जनजाति की क्या सांस्कृतिक स्थिति है? गवरी नाट्य भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। जो गवरी नाट्य है यह भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। प्रमुख नृत्यों की बात करें भीलों की तो ये है भगोरिया, डोहिया, गहर, डोहो और बीरवाल्या। बेड़ेश्वर मेला को भीलों का कुंभ कहा जाता है।
यह मेला राजस्थान में आयोजित होता है। बेड़ेश्वर मेला को भीलों का कुंभ कहा जाता है। यह मेला राजस्थान में आयोजित होता है। पिथौरा भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है, जिसके प्रमुख कलाकार पेमा फात्या या पेमोफाल्या हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों। ठीक है, पिथौरा भीलों की प्रसिद्ध कला है, जिसके प्रमुख कलाकार पेमा फात्या हैं। ठीक है, भील जनजाति घोड़े और सर्प की पूजा करती है। जो भील जनजाति है वह घोड़े और सर्प की क्या करती है? पूजा करती है। भील जनजाति धनुष बाण और गुलेल चलाने में दक्ष होते हैं। ठीक है, भील जनजाति सबसे पहले क्या करती है? घोड़े और सर्प की पूजा करती है, और यह जनजाति धनुष बाण और गुलेल चलाने में दक्ष होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इनका प्रिय पदार्थ ताड़ी या रबड़ी है। इनका प्रिय पदार्थ क्या है? ताड़ी या रबड़ी है। प्रमुख त्योहारों में बात करें, भगोरिया, दिवासा, गल, ढोड़ी, इंदल और डोहा इनके प्रमुख त्योहार माने जाते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ विशेष तथ्यों की बात कर लेते हैं। क्या विशेष तथ्य दिए गए हैं भील जनजाति के बारे में? भीलों के घरों को कू तथा मोहल्ला को फाल्या कहते हैं। ठीक है, भीलों के घरों को कू और मोहल्ले को क्या कहते हैं? फाल्या कहते हैं। कई फाल्या मिलकर एक गांव बनता है, जिसे पाल कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भीलों के घरों को कू कहते हैं, मोहल्ले को फाल्या कहते हैं और गांव को पाल कहते हैं। ठीक है, नए अनाज का प्रथम उपयोग का त्यौहार नवई कहलाता है। जो नया अनाज होता है, नई नई फसल आती है, उसका जब प्रथम बार उपयोग किया जाता है, उस त्यौहार को क्या कहते हैं? नवई कहते हैं। भगोरिया उत्सव सामान्यतः मार्च के महीने में मनाया जाता है। भगोरिया उत्सव सामान्यतः मार्च के महीने में मनाया जाता है। पिथौरा चित्रकला में अधिकांश देवी देवताओं का प्रतिनिधि पशु क्या होता है? घोड़ा होता है। पिथौरा चित्रकला में अधिकांश देवी देवताओं का प्रतिनिधि पशु कौन होता है दोस्तों? घोड़ा होता है। ठीक है, और फिर देख लेते हैं। अलीराजपुर जिले के जोवट में भील समुदाय की महिलाएं पंजादरी बनाती हैं। ठीक है, जो कि पंजादरी बनाती हैं सीधी जिले के सिंहावल ब्लॉक की भी पंजादरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ आप देख लेंगे। और ये जो दिया है कि गांव, जो मैप देख लेंगे आप। ठीक है, सबसे पहले गांव होता है जिसे पाल कहते हैं, उसके अंतर्गत मोहल्ला होता है जिसे फाल्या कहते हैं, और सबसे अंदर क्या होता है? मकान होते हैं। ठीक है, मकान से बनता है मोहल्ला और मोहल्ले से बनता है गांव। ठीक है, और गांव से बनता है तहसील, तहसील से बनता है विकासखंड, विकासखंड से बनता है जिला, और जिले से बनता है राज्य, और राज्य से बनते हैं राष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं गोंड जनजाति के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से हमारी भील जनजाति ख़त्म होती है। ठीक है, आप यदि बुक नहीं है आपके पास तो आप ले लें, और यदि ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि आप नहीं ले सकते तो आप इसके नोट्स ज़रूर बना लें, क्योंकि रिवीजन में हमें काफ़ी परेशानी होती है। गोंड जनजाति की जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में हम किन पहलुओं पर बात करेंगे, देखते हैं। पहले हम इसका सामान्य परिचय जानेंगे, भौगोलिक स्थिति देखेंगे, उपजातियाँ देखेंगे, इसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। आप मैप में देख सकते हैं कि गोंड जनजाति का जो बाहुल्य क्षेत्र है वो लगभग मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र पर है। यदि एग्जैक्ट बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में गोंड जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है। अब हम इसके परिचय की बात करेंगे। गोंड जनजाति के बारे में क्या विशेषताएं हैं, क्या तथ्य हैं। गोंड की उत्पत्ति कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पर्वत होता है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, यहाँ तक 2011 के जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या लगभग 50,93,000 है, जो कि अनुसूचित जनजाति का लगभग 33% हिस्सा रखते हैं। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड है। क्षेत्रफल के आधार पर बहुत ही
व्यापक एरिया में दोस्तों गौंड जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यह पहला स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भीड़ लगती है, आप जानते ही हैं। आगे देख लेते हैं। गौंड जनजाति अपने आप को कोयतूर या कोयतूर मानती है। ठीक है, एग्जैक्ट इसको कोयतूर कहा जाता है, कोयतूर मानती है। अब इसके भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं कि ये भौगोलिक विस्तार क्या है। नर्मदा घाटी के दोनों ओर तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। नर्मदा घाटी के दोनों ओर तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश में गौंड जनजाति का विस्तार पाया जाता है। गौंड जनजाति के बाहुल्य जिले में मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और सागर का प्रमुख स्थान है। कौन कौन से ज़िले हैं? मंडला है, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, सागर इन जिलों का प्रमुख स्थान है। अब इसकी उपजातियों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उपजातियों की बात करते हैं। देख लेते हैं उपजातियों के बारे में क्या दिया हुआ है। मध्य प्रदेश शासन की अनुसूची में गौंड की 50 से अधिक उपजातियां हैं। मध्य प्रदेश शासन की अनुसूची में गौंड की 50 से अधिक उपजातियां हैं। गौंड जनजाति के प्रमुख उपजातियां क्या हैं देखते हैं। ये हैं आगख, आगरिया, मारिया, भिमा, प्रधान, कोयतोर, झोरका, दरोई आदि प्रमुख इसकी उपजातियां हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। गौंड जनजाति का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। गौंड जनजाति के वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो इसमें पहला है व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण और दूसरा है संपत्ति के आधार पर वर्गीकरण। व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधान, फिर ओझा, अगरिया, शोलाहस और राजगौंड की। तो प्रधान कौन होते हैं? प्रधान पूजा पाठ करने वाले गौंड होते हैं। ओझा कौन होते हैं? तांत्रिक कार्य करने वाले ओझा कहलाते हैं। अगरिया लोहे का कार्य करने वाले अगरिया कहलाते हैं। सोलाहस बढ़ई का कार्य करने वाले सोलाहस कहलाते हैं। राजगौंड अधिक संपत्ति वाले राजगौंड कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? अधिक संपत्ति वाले राजगौंड कहलाते हैं। ठीक है, ये संपत्ति के आधार पर दोस्तों। ठीक है, बाकी ये हमारे क्या हो गए? प्रधान, ओझा, अगरिया, सोलाहस। ठीक है, ये व्यवसाय के आधार पर हैं और संपत्ति के आधार पर राजगौंड। अधिक संपत्ति वाले राजगौंड कहलाते हैं। जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होगी वो राज करेगा तो राजगौंड, और धुरगौंड जिसके पास कम संपत्ति होगी। सीधी बात है। चलिए सामाजिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। गौंड जनजाति की क्या सामाजिक स्थिति है? गौंड समाज पितृसत्तात्मक है। गौंड समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है। गांव का प्रमुख मुकद्दम होता है। गौंड समाज का प्रमुख कौन होता है? मुकद्दम होता है, जिसे गोटिया नाम से भी संबोधित किया जाता है। विवाह पद्धतियों की बात की जाए यदि गौंड समाज में कि विवाह पद्धतियाँ कौन सी हैं, इनमें सबसे प्रमुख नाम आता है दूध लौटावा का। दूध लौटावा, फिर लमसैना विवाह। लमसैना विवाह क्या होता है? लड़के द्वारा लड़की के घर सेवा देने के उपरांत विवाह किया जाता है। ठीक है, लड़का पहले लड़की के घर सेवा देगा। ठीक है, उसके बाद लड़का यदि पसंद आया तो फिर उससे लड़की की शादी की जाएगी। कुछ इस प्रकार का रिवाज है गौंड जनजाति में। पठौनी विवाह की बात करते हैं। पठौनी विवाह, फिर पॉलीथर विवाह, चढ़ विवाह, सेवा विवाह। ठीक है, सेवा विवाह करने वाले व्यक्ति को लामानाई कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये लामानाई से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूध लौटावा से भी अत्यंत क्वेश्चन आते हैं। फिर पॉलीथर विवाह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको प्रमुख रूप से याद रखेंगे। गौंड जनजाति का मोहल्ला क्या कहलाता है? गौंड जनजाति का मोहल्ला टोला कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? टोला। आगे देखते हैं। गौंड जनजाति के घर में मेहमानों को बैठाने वाला कमरा पैठा बंगला कहलाता है। गौंड जनजाति के घर में मेहमानों को बैठाने वाला कमरा कौन सा है? पैठा बंगला कहलाता है। जन्म संस्कार के संदर्भ में शिशु के जन्म के 6 दिन बाद
ध्रुव तारा दिखाने की रस्म होती है। जन्म संस्कार के संदर्भ में शिशु के जन्म के 6 दिन बाद ध्रुव तारा दिखाने की क्या होती है, रस्म होती है। बच्चे का जन्म हुआ और 6 दिन बाद उसको कहा जाएगा बेटा तुम ध्रुव तारे को देखो। ठीक है, अब वो देख पाता है नहीं देख पाता, ये उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति क्या है गोंड जनजाति की? गोंड की आर्थिक स्थिति कृषि और वनोपज पर निर्भर करती है। गोंड की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर करती है? क्या उनकी कृषि क्षमता है और किस प्रकार से वो वनों से आर्थिक सहायता लेते हैं, उस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति निर्भर करती है। इनके द्वारा की जाने वाली खेती को बारी कहते हैं। क्या कहते हैं? बारी। गोंड जनजाति की प्रधान शाखा सर्वाधिक शिक्षित है। जो गोंड जनजाति की प्रमुख उपजाति है या उसकी शाखा है, कौन सी है? प्रधान। प्रधान की साक्षरता है 70% दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर से भी ज़्यादा साक्षर है कौन? प्रधान जनजाति। आप समझ सकते हैं। धार्मिक स्थिति की जब हम बात करते हैं तो गोंडों के आदि पुरुष लिंगोपैन सर्वाधिक पूज्य माने जाते हैं। जो गोंडों के आदि पुरुष हैं वो लिंगोपैन सर्वाधिक पूज्य माने जाते हैं। लिंगोपैन की पूजा करना कोया पुनेम कहलाता है। क्या कहलाता है? कोया पुनेम कहलाता है। प्रमुख देवता की बात करें, बड़ा देव, नारायण देव, लोहासुर अगरिया के देवता हैं। ये लोहासुर जो है अगरिया के देवता हैं। नागदेव, घमसेन देव, सूरज देव, खैर माता, ये इनके प्रमुख देवता हैं। चलिए आगे देख लेते हैं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। क्या सांस्कृतिक स्थिति है इनकी? मड़ई इनका प्रमुख त्यौहार है। गोंड जनजातियों का दोस्तों मड़ई प्रमुख त्यौहार है। जैसे हमने देखा कि दूध लौटावा जो विवाह पद्धति है वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है, गोंड जनजाति में घर की दीवारों को स्त्रियां मिट्टी तथा रंगों से सजाती हैं, जिसे नोह डोरा कहते हैं। तो मड़ई इनका प्रमुख त्यौहार है। सबसे पहली बात, गोंड जनजाति के घर की दीवारों को स्त्रियां मिट्टी और रंगों से सजाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? नोह डोरा कहते हैं। 2023-24 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। गोंड जनजाति में नील, गेरू, छुई मिट्टी, कालिक आदि से फर्श पर ढेग लगाई जाती है। ठीक है, ढेग जैसे ढेगना कहते हैं। ठीक है, आप यदि आप महिला हैं और यदि एक छात्रा हैं तो आप समझते होंगे ढेग क्या होती है। ठीक है, यदि नहीं मालूम हो तो अपनी मम्मी से ज़रूर पूछें। गोंड जनजाति में नील, गेरू, छुई मिट्टी, कालिक आदि से फर्श पर ढेग लगाई जाती है, जिसे ढेगना कहा जाता है। पहले जो मिट्टी के घर होते थे दोस्तों उसमें ये प्रमुख रूप से ढेग लगाई जाती थी, जो कि मूल रूप से चूने की होती थी। प्रमुख पर्व या त्यौहार की बात करें तो इनके प्रमुख पर्व हैं मड़ई सर्वप्रमुख त्यौहार है। उसके पश्चात लारूकाज, बिदरी, बकबंधी, नवाखानी और हरढिली, ये इनके प्रमुख पर्व या त्यौहार हो जाते हैं। एक बार फिर से देखेंगे हम, मड़ई, लारूकाज, बिदरी, बकबंधी, नवाखानी और हरढिली इनके प्रमुख पर्व या त्यौहार हैं। प्रमुख नृत्य की जब हम बात करते हैं तो इनमें सैला, बिरहा, कहरवा, कर्मा, भडोनी, गोचो, गेंडी इनके प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है, अन्य स्थिति के बारे में बात करते हैं। अन्य स्थिति, गोंड जनजाति की प्रमुख भाषाएं हैं गोंडी, डोरली, हल्बी, भरती आदि। गोंडी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली गोंडी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। 2019 में गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया। गोंडी भाषा को कब शामिल किया गया? 2019 में। चलिए पहले से देख लेते हैं। गोधारिन, गोधारिन क्या है? मध्य प्रदेश के आदिवासियों में गुदना उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। गुदना कलाकार को गोधारिन कहा जाता है। मध्य प्रदेश की
जनजातियों में दोस्तों जैसे हमारे लिए खाना खाना ज़रूरी है, वैसे ही जनजातियों के लिए गुदना गुदाना उतना ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति गोंड और बैगा हैं। ये दो जनजातियां मिलती हैं दोस्तों, कौन कौन सी हैं? गोंड और बैगा सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजातियां मानी जाती हैं। आगे देख लेते हैं हिरनोटी दिया। क्या है हिरनोटी दिया? इसके बारे में क्या दिया गया देखते हैं। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में हिरनोटी दीप जलाने की विशेष परंपरा है। यह दीप विशेषकर गोंड समुदाय की उपजाति अगरिया द्वारा बनाया जाता है, जो प्राचीन काल से लौह शिल्प कला है। यह प्राचीन काल से कौन सी कला है दोस्तों? लौह शिल्प कला है। ठीक है, ये बनी हुई लौह शिल्प कला आप इसको देख सकते हैं। इसका नाम है हिरनोटी दिया। ये दोस्तों फ़ोटो है, ये कहाँ की है? जो भोपाल है ना, भोपाल के जनजाति संग्रहालय में ये जब आप एंटर करते हैं तो सामने ये फ़ोटो बनी हुई है। आप कभी जनजाति संग्रहालय जाएंगे भोपाल तो आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही प्यारी है, आप इसे छूकर देखेंगे तो बहुत ही शानदार अनुभूति होती है। ठीक है, मड़ई उत्सव की बात करते हैं। ठीक है, मड़ई उत्सव गोंड जनजाति का एक महत्वपूर्ण पर्व या त्यौहार माना जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ढोलक और नगाड़े रखे जाते हैं और उनसे इनको बजाया जाता है। आदिवासी समुदाय विशेषकर गोंड के द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है मड़ई उत्सव। यह त्यौहार दीपावली के बाद प्रथमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक बड़े धूमधाम से अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है। इस त्यौहार में खम्भ, बरगी और मोरपंख की ढाल की उपयोग प्रतीक रूप में किया जाता है। मोरपंख की जाली ढाल जिसके बाँस को त्रिकोने कपड़ों से सजाते हैं वह मड़ई कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारी भील और गोंड जनजाति समाप्त होती हैं। ठीक है, इसके पश्चात हम आगे कंटिन्यू करेंगे अन्य जनजातियों के बारे में, जो भी महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं जो हमने शुरू में रूपरेखा देखी थी। ठीक है, तो आज समय कम है तो वीडियो इतना ही रहेगा, और यदि आपको वीडियो आगे चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। इसमें सब्सक्राइब करने में दोस्तों कोई खर्चा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।